स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं, ये ओल्ड पेपर जितने हुए हैं अभी तक यूपी पीसीएस के ओल्ड पेपर मेंस के, तो इनका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इसमें। ये पेपर 1 का सॉल्यूशन है जो 2023 में हुआ है, उसके इसमें 6 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, देखिए, आप भी मार्केट से पढ़ते हैं, काफ़ी सारा मैटर है, लेकिन कोई भी डायरेक्शन जो दिए गए पेपर उनका क्वेश्चन की मांग पे कोई सही नहीं है आंसर किसी का। भर भर के मैटर दे दिया गया है आपको, 1,000 वर्ड में उसके आंसर दिए गए, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि वो सही से फॉलो की हो क्वेश्चन की सारी डायमेंशन। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हिंदी मीडियम की। और ये देखिए, ये दोनों लैंग्वेज में होगा आपका। जो जल्दी ही पेपर 1 आपको कंप्लीट मिल जाएगा, इसका पीडीएफ पेपर 1 के हिसाब से निकालेंगे इसमें। जैसे पेपर 1 के सारे 2018 से लेकर 2023 तक, तो ये आपको 10 दिन में लगभग आपको मिल जाएंगे सारे सॉल्यूशन इतना बढ़िया है, आपको भी पता है। अगर ये आप तैयार कर लेते तो 70% से ज़्यादा आपका मेंस कवर हो जाता है पेपर के हिसाब से, पुराने पेपर अगर तैयार हैं आपके। तो ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है। और ना ये कोई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर कराते हैं, भर भर के मैटर आपको देते हैं, आप छांटिए करिए, लेकिन ये आपको बता देंगे कि इसमें क्या लिखना है, कैसे क्या है, लेकिन वो करके नहीं बता सकते हैं, उससे बचते हैं हर कोचिंग सेंटर। लेकिन ये हमने एक प्रयास किया आपके लिए, नया इनिशिएटिव है, तो आपको इसे कैसा लगा ये सब बताना है कमेंट में। और देखिए, जिनको भी आंसर राइटिंग करना है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। कल से देखिए आपका, चाहे आप क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, उसमें आपको सारे प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया जाएगा। और आप पेपर 1 भी चल रहा है हमारा 1 जून से, और कल से ही आपका पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग शुरू हो रही है। तो इनके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8527434727। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। तो चलिए 6 प्रश्न इसमें देखते हैं, जो 2023 का ये पेपर 1 है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये सब जरूर बताना है। देखिए, दोनों लैंग्वेज में है आपका, तो इंग्लिश वाले ये देखते रहें। हिंदी में देखिए, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, ये प्रश्न था 2023 का। तो इंग्लिश में देखिए, ये इंट्रो हो गया आपका, तो इंग्लिश वाले ये पढ़ सकते हैं। देखिए, मेन बॉडी है ये, तो ये मेन बॉडी में पूरा आपका तोड़ के दे दी गई है सारी चीज़ें, तो ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी में देखते हैं, तो हिंदी वाले देखिए, ये परिचय आपका। परिचय में देखिए, वैदिक साहित्य जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से मिलकर बना है। ये संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हिंदू धर्म के मूल शास्त्र माने जाते हैं और प्रारंभिक वैदिक सभ्यता, उनके विश्वास, अनुष्ठान और दर्शन का व्यापक विवरण प्रदान करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड आपका जो इंट्रो है वो इस तरीके से हो गया। इसके बाद में आपको मुख्य भाग में देखिए क्या लिखना है। देखिए, 125 वर्ड में ये आपसे पूछा गया था, तो देखिए ये 125 वर्ड में है। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप भी सोचेंगे कि बहुत कुछ डाल सकते हैं इसमें आंसर में आप, लेकिन 125 में आपके देखिए 20 से 25 शब्द आपके इंट्रो में हो गए। उसके बाद आपको 70 के आसपास मेन बॉडी में चाहिए, तो उतना आपको हिसाब से पूरा इसको कवर कराने की कोशिश की गई है। तो आप भी एड ऑन करना चाहें तो अपनी तरफ से कर सकते हैं। बाकी हमने 125 वर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट था वो देने का प्रयास इसमें पूरा किया है ना। तो चलिए, तो ये चीज़ें देखिए आपको सब मिल जाएगी। जैसे सामग्री में देखिए, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित है, जिसमें 10 मंडल है, 1028 मंत्र शामिल हैं। ये मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र और सोम जैसे विभिन्न देवताओं को संबोधित हैं। ये महत्व इसका देख लीजिए, यह प्रारंभिक वैदिक समाज के धार्मिक अभ्यास, सामाजिक संरचना, दार्शनिक विचारों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये इन मंत्रों में प्रकृति पूजा, ब्रह्मांड विज्ञान के तत्व भी शामिल हैं इसमें। सामवेद देख लीजिए, सामवेद में ये सामवेद मुख्य रूप से ऋग्वेद के से लिए गए मंत्र 1549 इसमें शामिल है, जो संगीत और मंत्रों में ये सेट है। इनका महत्व देख लीजिए, यह मुख्य रूप से अनुष्ठानों, बलिदानों से संबंधित है, और मंत्रों और धुनें जो होती हैं, सोम यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ये गाने के लिए होती थे इनका उपयोग। यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद में सामग्री में क्या बताएंगे आप, तो इस तरीके से देखिए ये पॉइंट बना सकते हैं, तो आप बड़ा अच्छा फ्रेमिंग हो जाएगा। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इसमें बलिदान अनुष्ठान के दौरान पुजारियों द्वारा उच्चारित किए जाने गद्य मंत्र और छंद शामिल हैं, तो ये दोनों में ही था, गद्य एवं पद्य दोनों में है ये, तो ये भी जान लीजिए। महत्व इसका देख लीजिए, महत्व में विभिन्न बलिदानों समारोहों की प्रक्रियाओं का विवरण देते हुए अनुष्ठानों को करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, और यह व्यवहारिक है और यज्ञों यानी बलिदान अनुष्ठानों के प्रदर्शन के निर्देश प्रदान करता है। अथर्ववेद में इतना दे दीजिए, सामग्री ये हो गई। क्या क्या था इसमें अथर्ववेद में, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि जैसे दैनिक चिंताओं को संबोधित करने वाले मंत्र, जादू टोना, घरेलू अनुष्ठान, ये सब शामिल थे। लगभग 760 इसमें मंत्र शामिल हैं। महत्व बता दीजिए इसका। ये वैदिक जीवन के अधिक घरेलू और व्यवहारिक पहलुओं को दर्शाता है, जिसमें चिकित्सा, जादू, सामाजिक मानदंड शामिल हैं। यह वैदिक लोगों के जीवन और चिंताओं की झलक प्रदान करता है। कुछ अतिरिक्त साहित्य डाल दीजिए, जैसे ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। तो इसमें ब्राह्मण में तो ये पता ही है आपको कि ये वैदिक अनुष्ठानों और मंत्रों के प्रतीकात्मक महत्व की विस्तृत व्याख्या प्रदान करते हैं। प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण भी है। आरण्यक देख लीजिए, अक्सर वन ग्रंथ के रूप में भी संदर्भित किया जाता है इन्हें। ये ग्रंथ साधुओं, तपस्वियों के लिए होते हैं। इन्होंने ये अनुष्ठानिक ब्राह्मणों और दार्शनिक उपनिषदों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य किया है। उपनिषद बता दीजिए, दार्शनिक और रहस्यमय ग्रंथ जो ब्रह्म यानी परम वास्तविकता और आत्मा यानी स्वयं की अवधारणाओं का अन्वेषण करते हैं। ये अनुष्ठानिक प्रथाओं से आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मनिरीक्षण की ओर संक्रमण
को चिन्हित करते हैं। निष्कर्ष दे दीजिए इसका कि वैदिक साहित्य एक विशाल और जटिल काया है जो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह बाद के हिंदू परंपराओं की नींव रखता है और यह हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्र के रूप में पूजनीय है। तो इस तरीके से आपकी 20 से 25 शब्दों में आपका ये भी निपट गया। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है। सेकंड प्रश्न है, देख लीजिए, इंग्लिश वाले ये देख लेंगे। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, ये व्यक्तित्व जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपसे दो व्यक्तित्व पूछे ही जाते हैं, 2 से ज़्यादा ही रह रहे हैं। सरदार पटेल जी के बारे में भी पूछा था, तो ये इस बार 2023 में भी, और सैयद अहमद खान के बारे में भी पूछा था। तो इतिहास का ये बहुत बड़ा पार्ट है। व्यक्तित्व में देखिए कैसे क्या लिखना रहता है, वो सब देख लीजिए। तो ये हैं इसके इंग्लिश वाले, ये देख लेंगे ये की पॉइंट आपके क्या क्या रिफॉर्म किए थे। ठीक है, तो ये सारे आप देख लीजिए। लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, एडवोकेसी में सोशल रिफॉर्म जो हुए हैं, कुछ बिलीफ हैं उनका ओवरव्यू दे दीजिए। तो अब देखते हैं इसका हिंदी में। ठीक है, इसका PDF आपको 10 दिन के बाद पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, 2018 से लेकर 23 तक। तो आपको ये जान लीजिए 70% इन्हीं से तैयारी आपकी हो जाएगी। चर्चा इनकी है, मुख्य बिंदु देखिए ऐसे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है इन्होंने, जो मुख्य बिंदु है यहाँ पे। तो यहाँ इंट्रो आप अपने हिसाब से दे लीजिएगा कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अभी थोड़ी सी इसमें एडिटिंग रहेगी, जो भी होगा हम लोग जब देंगे आपको, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें एड ऑन कर दी जाएंगी और कुछ जो चेंज होंगे वो देख लिए जाएंगे। इस्लामी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के मॉडल पर आधारित है। ये था ये 1875 में जो खोला था। शैक्षिक सुधार क्या किए थे? सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, अंग्रेजी, आधुनिक विषयों की शिक्षा की वकालत की इन्होंने। अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी 1864 में स्थापित की। पश्चिमी वैज्ञानिक और साहित्यिक कार्यों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए की थी। मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक ज्ञान को सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा था। साहित्यिक योगदान देख लीजिए, एक उत्कृष्ट लेखक जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत, शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निबंध, पत्रिका और किताबें लिखी। ये साहित्य का योगदान है। तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन भी किया, और सामाजिक और ताकि सामाजिक और शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा दिया जा सके। वकालत और सामाजिक सुधार, आधुनिक मूल्यों, तर्कवाद और प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काम किया। तो इतने सारे पॉइंट हो गए, आपके लिए पर्याप्त हैं। इसमें देख लीजिए संक्षिप्त में ये सब। सर सैयद अहमद खान आधुनिक शिक्षा में योगदान में का यहाँ योगदान में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आधुनिक विषयों को शामिल करने वाले शैक्षिक सुधार, अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए साहित्यिक कौशल का उपयोग शामिल है। इन्होंने सामाजिक सुधारों, तर्कवाद को भी बढ़ावा दिया। जो ऊपर बता दिया गया उसी को एक यहाँ संक्षिप्त रूप में दे दिया गया है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाना था। उनके प्रयासों ने भारत में एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील शिक्षा की नींव भी रखी है। प्रश्न 3 देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका को बताना है। तो इंग्लिश वाले ये देख लीजिए। ठीक है, 2 आपको पर्सनैलिटी पूछी जा रही हैं, तो क्या क्या है उसमें देखिए। ये सारा इंग्लिश में आपका इस तरीके से कंटेंट रहेगा। तो कंक्लूजन इस तरीके से। अब देखिए इसमें हिंदी में देख लीजिए परिचय। तो इस परिचय में सरदार पटेल, जिन्हें अक्सर भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयास नव स्वतंत्र राष्ट्र को संगठित करने में महत्वपूर्ण थे, जिसमें उन्होंने 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में विलय किया। तो मुख्य भाग में देख लीजिए नेतृत्व और रणनीति। इसमें क्या लिखेंगे? तो पहला पॉइंट है वार्ता कौशल किया इन्होंने। जैसे इनका जो वार्ता कौशल था काफ़ी अच्छा था। शब्द आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सरदार पटेल ने अपने असाधारण वार्ता कौशल का उपयोग करके रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। उन्होंने इन रियासतों को एकीकृत करने के लिए कूटनीति, व्यक्तिगत अनुनय और जब आवश्यक हो बल का भी उपयोग किया। कूटनीति का उपयोग, ये थोड़ी सी पॉइंटिंग में गड़बड़ है आपकी, ये आपका सेट कर दिया जाएगा बाद में। कूटनीति का उपयोग, पटेल और उनके सचिव BP मेनन ने प्रत्येक रियासत से संपर्क करने के लिए एक रणनीति बनाई। उन्होंने उनके भारत में विलय के बदले शासकों को उनके खिताब और संपत्तियों को बरकरार रखने जैसी आकर्षक शर्तें भी पेश की। प्रमुख रियासतों का एकीकरण भी किया, जैसे हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो का इन्होंने सैन्य कार्रवाई की इसके तहत, और ये क्योंकि इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। जूनागढ़ देख लीजिए, पटेल ने जूनागढ़ के नवाब की पाकिस्तान में शामिल होने के फैसले से निपटने के लिए जनमत संग्रह का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह भारत में शामिल हुआ। कश्मीर देख लीजिए, इसमें भूमिका कश्मीर के विलय को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण थी। हालांकि इसकी भू राजनीतिक महत्वपूर्णता के कारण इस स्थिति को संभालने के लिए सावधानी बरती गई। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने उसमें मोड़ सकते हैं। विधायी उपाय देख लीजिए क्या क्या किए इन्होंने। विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के निर्माण को सुविधाजनक बनाया, जिसने रियासतों को कुछ हद तक अपनी आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए भारत में शामिल होने की अनुमति दी। उनके प्रयासों ने भारतीय संविधान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और जिसने इन रियासतों को राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे में एकीकृत किया। निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष में क्या देना है।
सरदार पटेल का नेतृत्व, रणनीतिक कौशल और अडिग संकल्प भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण थे। उनकी विविध रियासतों को एक राष्ट्र में एकत्रित करने की क्षमता ने एक मजबूत और एकीकृत भारत की नींव रखी। आधुनिक भारत की एकता के वास्तुकार के रूप में पटेल की विरासत, उनके दृष्टिकोण और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। तो ये सब आप निष्कर्ष में दे सकते हैं, काफ़ी शानदार है, आप ये सब लिख सकते हैं। चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है इसमें कि क्षेत्रीयता भारत के विकास में किस प्रकार अड़चन उत्पन्न करती है। तो ये आप ये आपका सोसाइटी का है, और सोसाइटी का सेम टू सेम आपको ये सब नोट्स में भी मिल जाएगा। जिन्होंने पेपर 1 का नोट्स नहीं लिया वो ले सकते हैं, वो तैयार है, कल से आपको मिलने लगा है। इंट्रोडक्शन इस तरीके से इंग्लिश वाले देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखिए साथ साथ में इसमें कोट करना इस तरीके से, ठीक। बाकी देखते हैं हिंदी में, बाकी सबको PDF मिल जाएगा, इंग्लिश वालों को अलग मिल जाएगा, हिंदी वालों को अलग मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्षेत्रीयता का मैप भी बना देना है। अब देखते हैं विकास में उत्पन्न होने वाली अड़चन है, ये परिचय देना है आपको। क्षेत्रीयता का अर्थ एक विशेष क्षेत्र के प्रति निष्ठा और समर्थन से, न कि पूरे देश के प्रति, जबकि यह क्षेत्रीय गर्व और पहचान को बढ़ावा दे सकता है। क्षेत्रीयता अक्सर एक राष्ट्र जैसे भारत के समग्र विकास में महत्वपूर्ण अड़चनें उत्पन्न करती है। जैसे मुख्य अड़चन क्या क्या है? राजनीतिक अस्थिरता। व्याख्या में क्या लिखना है इसमें? राजनीतिक अस्थिरता में लिख दीजिए, क्षेत्रीयता अक्सर राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय हितों की बजाय स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। इससे अस्थिर सरकारें गठ बनती हैं और राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में कम प्रभावी होती हैं। उदाहरण दे दीजिए इसका, जैसे 1990 के दशक में भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण कई गठबंधन सरकारें बनी, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और बार बार चुनाव हुए। आर्थिक असमानताएं, इसमें क्या लिखना? क्षेत्रीयता क्षेत्रों के बीच आर्थिक विषमताओं को बढ़ा सकती है। समृद्ध क्षेत्र अधिक स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं और गरीब क्षेत्रों के साथ संसाधनों को साझा करने का विरोध कर सकते हैं, जिससे संतुलित आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अब डेटा उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति GDP बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में अधिक है, जिससे आर्थिक असमानताएं देखी जा सकती हैं। और भी डाल दीजिए जो कुछ आपको एग्जाम्पल बने। सामाजिक तनाव में क्षेत्रीयता विभिन्न भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक समूहों के बीच सामाजिक तनाव और संघर्ष पैदा करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता कमजोर हो सकती है। उदाहरण देख लीजिए, तेलंगाना, गोरखालैंड और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में अलग अलग राज्य की मांग ने महत्वपूर्ण असामाजिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। इसे प्रशासनिक चुनौतियां देख लीजिए, क्षेत्रीयता क्षेत्रों के लिए अधिक विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता की मांग करके प्रशासनिक चुनौतियां पैदा करती है। इससे शासन जटिल हो सकता है और नीतियों के कार्यान्वयन में अक्षमता आ सकती है। उदाहरण देख लीजिए, अधिक राज्यों और प्रशासनिक विभाजनों की मांग से संसाधनों का प्रबंधन और सेवाओं की डिलीवरी जटिल हो जाती है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा, क्षेत्रीयता संकीर्ण क्षेत्रीय मानसिकता और स्थानीयता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इससे एकीकृत राष्ट्रीय पहचान का निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास बाधित हो सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, डेटा हटा दीजिए, उदाहरण लिख दीजिएगा। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के बावजूद कभी कभी राष्ट्रीय एकता के मुकाबले क्षेत्रीय पहचानों को मजबूत करता है। तो ये बाकी आपको एडिट होकर मिल जाएगा, लास्ट में दी जाएगी जब ये टोटल पेपर 1 की कंप्लीट PDF, तो ये सब एडिट होकर कुछ चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। विकासात्मक असंतुलन, असमान विकास अक्सर क्षेत्रीयता का परिणाम होता है, क्योंकि इससे यह राज्य या क्षेत्र अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं दूसरों की कीमत पर। इससे अव्यवस्थित बुनियादी ढांचे का विकास और संसाधनों का असमान आवंटन हो सकता है। उदाहरण देख लीजिए, मुंबई जैसे महानगरों और झारखंड जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बुनियादी ढांचे के विकास में स्पष्ट अंतर इस असंतुलन को दर्शाता है। निष्कर्ष दे दीजिए, क्षेत्रीयता भारत के विकास में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती है, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानताएं, सामाजिक तनाव, प्रशासनिक चुनौतियां, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो क्षेत्रीय पहचानों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय एकता और विकास को सुनिश्चित करे। तो ये आपका वर्ड लिमिट के अंदर लिखा गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, ठीक है, ये आपका प्रश्न है, ये अगला है इंग्लिश वाले, ये देख सकते हैं। भी फॉरवर्ड से लेके आपके सब कुछ डालने की कोशिश की गई है इसमें। तो ये प्रश्न है कि आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं? तो इसमें कथन देखिए, परिचय देना है। हाँ, यह कथन कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं डेटा और हालिया वर्षों की विभिन्न रिपोर्टों से समर्थित है। कानूनी सुधारों और बढ़ती जागरूकता के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हो रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता दर्शाती है। समर्थनकारी कुछ डेटा फैक्ट देख लीजिए, जैसे NCRB के आंकड़े हैं। NCRB के अनुसार पिछले दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि है। उदाहरण के लिए 2022 की NCRB की रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में महिलाओं के खिलाफ 4% की वृद्धि की गई, जिसमें कुल मामले इतने थे। तो आपको ये अपना जो भी पुष्टि है वो हो जाएगी आपकी डेटा से। अपराधों के प्रकार दे दीजिए, महिलाओं के खिलाफ जैसे बलात्कार है, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, तेजाब हमले, मानव तस्करी आदि शामिल है। इनमें से बलात्कार और घरेलू हिंसा की घटना विशेष रूप से चिंताजनक रही है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। रिपोर्टिंग में जैसे वृद्धि हुई है, दर्ज अपराध में वृद्धि एक इसका कारण भी है कि अधिक महिलाएं घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आगे आ रही हैं, जो बढ़ती जागरूकता और बेहतर समर्थन प्रणाली के कारण है। हालांकि इससे वृद्धि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि इससे कई मामले अभी रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। ऐसे मीडिया और रिपोर्ट्स देख लीजिए, मीडिया अक्सर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की भयावह घटनाओं
की रिपोर्ट करती है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय ध्यान मिलता है। 2012 का जो केस हुआ था निर्भया सामूहिक बलात्कार जैसे हाई प्रोफाइल मामले ने सार्वजनिक आक्रोश और सख्त कानून की मांग को जन्म दिया। सरकारी पहल देख लीजिए इसमें, तो निर्भया फंड बनाया, तो यह पढ़ लीजिए 2023 में। इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्रभाव इसके क्या हुए? सुरक्षा उपायों में वृद्धि, महिलाओं के लिए सुरक्षा ऐप का कार्यान्वयन हुआ। वन स्टॉप सेंटर योजना बनी, 2015 में शुरू की गई। उद्देश्य था हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना। प्रभाव इसका क्या रहा कि ये केंद्र पीड़ितों को चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आप पढ़ते ही होंगे, तो इसमें ये देख लीजिए, इससे सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण हुआ। लिंग आधारित जो मुद्दे थे, हिंसा के मामले, ये संबोधित करता है। इससे बाल लिंगानुपात में सुधार भी हुआ है और प्रयास ये करता है। महिला हेल्पलाइन योजना 181 है ना, इसको 24/7 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है। इसमें तत्काल सहायता और परामर्श सेवाएं महत्वपूर्ण है। दंड संहिता संशोधन अधिनियम आया 2013, तो ये इस तरीके से आप इसमें दे सकते हैं। संवैधानिक कुछ सुरक्षाएं जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15(3) है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 51A का ई है, तो ये आप कुछ संवैधानिक प्रावधान भी दे सकते हैं इसमें। एसडीजी में आप दे दीजिए एसडीजी 5 लिंग समानता। लक्ष्य देख लीजिए, सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, लिंग समानता प्राप्त करना। उद्देश्य सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना। एसडीजी 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान दे देना। तो इनका उल्लेख कर दीजिए या थोड़ा सा लिख दीजिए, इनमें आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आगे की राह देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है क्योंकि ये आपके लिए फायदा देगा आने वाले समय में, आपका दोबारा से रिपीट होगा ये। कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करना कुछ ये, और कानूनी परिवर्तन में सुधार करना, तो ये आप पढ़ सकते हैं। जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना, तो इससे क्या है, अधिकारों, लिंग समानता के महत्व के बारे में सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव होगा इससे। पीड़ितों का समर्थन करना, है ना, तो ये सारी चीज़ें बी फॉरवर्ड में आप दे सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना महिलाओं का, तो ये आप दे दीजिए। और फिर निष्कर्ष सीधा लिख दीजिए, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे, बेहतर कानूनी परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकारी पहल, संवैधानिक सुरक्षा, एसडीजी लक्ष्यों का प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है इस पर, तो इसको आप लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, अब ये आखिरी होगा शायद, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ही फॉर्मेट में रहेगा। अब ये देख लीजिए, ये है प्रश्न आपका, क्या बेरोजगारी ही भारत में व्याप्त गरीबी का एकमात्र कारण है? तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये इसका इंट्रो दे दीजिए। भारत में गरीबी एक गहरी जड़ें जमाई हुई समस्या है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जबकि बेरोजगारी को गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यही एकमात्र कारण नहीं है। भारत में गरीबी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक कारकों के जटिल अंतर संबंध का परिणाम है। इन विविध कारणों को समझना इस समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और स्थायी समाधान के लिए आवश्यक है। मुख्य भाग में लिख दीजिए, बेरोजगारी, उच्च बेरोजगारी दर व्यक्तियों की स्थिर आय अर्जित करने की क्षमता को सीमित करती है, जिससे सीधे गरीबी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं में नौकरी के अवसरों की कमी होती है, इस स्थिति को और भी खराब ये कर देती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2019-20 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.8 और शहरी क्षेत्रों में 7.9। आप एक काम करिएगा, जहाँ भी 2023 का डेटा फैक्ट हो, जैसे कुछ हमने जो पढ़ाया है वो जो डेटा फैक्ट की जो आती है वो आपकी, तो वहाँ से आप उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं, करंट वाला भी। जो कम रोजगार या अधूरी रोजगार, कई लोग कम वेतन वाले अकुशल नौकरियों में लगे हुए हैं जो उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त आय प्रदान करते हैं, नहीं करते हैं। अधूरा रोजगार कर लीजिएगा यहाँ, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में प्रचलित है। अनौपचारिक क्षेत्र का लगभग 90% कार्यबल ये रोजगार में लगा हुआ है अनौपचारिक क्षेत्र में, जिसमें कई लोग न्यूनतम वेतन से भी कम कमाते हैं। शिक्षा और कौशल की कमी है, खराब शिक्षा, कौशल स्तर रोजगार के अवसरों और आय की क्षमता को सीमित करते हैं। कई लोग बेहतर वेतन वाली नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक योग्यता और व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं रखते हैं। NSSO के अनुसार देख लीजिए, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 30% जनसंख्या साक्षर ही नहीं है। कृषि पर निर्भरता देख लीजिए, तो इस तरीके से ये आप दे सकते हैं, एक बड़ा हिस्सा है, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें पूरा। और कृषि की जनसंख्या का लगभग 58% रोजगार देती है कृषि, लेकिन GDP में मात्र 17% ही योगदान देती है। आर्थिक असमानता है, ये सारे अन्य कारण भी हो गए, तो आप इनको दिखाते हुए, ये जैसे आपका डेटा है तो 10% के साथ आप 77 है, अब 10% के साथ 57% कर लीजिएगा। यहाँ पे नई जो रिपोर्ट है वर्ल्ड जो ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है उसको आप कोट कर दीजिए, जो आप 10% के पास शीर्ष 10 के पास 57% संपत्ति है, तो ये असमानता दिखाती है। तो यहाँ पे नया डेटा आप कोट कर दीजिए या इनको हटा के नया डाल दिया जाएगा। सामाजिक कारक, जाति भेदभाव, लिंग असमानता, क्षेत्रीय असमानताओं जैसे सामाजिक मुद्दे भी गरीबी में योगदान करते हैं। ये कारक शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, नौकरी के अवसरों तक ये पहुँच को सीमित कर सकते हैं। तो ये NFSS की रिपोर्ट के भी दे दीजिए। और बुनियादी ढांचे की कमी है, तो ये आप दे सकते हैं, बुनियादी ढांचे में सब कुछ नौकरियां बाधित होती हैं और क्या क्या रिपोर्ट में, ये आप डेटा दे दीजिए कि लगभग 27% के पास बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं की पहुँच नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में। समग्र जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जो महामारी से संबंधित जो मंदी आई थी कोविड-19 के दौरान क्या हुआ वो सब,
और गरीबी इससे बढ़ गई थी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। तो ये सारा डेटा आप दे दीजिए। स्वास्थ्य देखभाल लागत इसमें ये लिख दीजिए पूरा, है ना। अब थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। आयुष्मानता है, तो इसमें आप दे सकते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। ये जितना भी है ये देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा। तो आप इसको PDF को लेकर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सब आपके लिए दिखाने के लिए था। बाकी PDF में ये सब मिल जाएगा आपको, और जो भी एडिटिंग होगी वो आपको सब दे दी जाएगी। इस तरीके से आपको निष्कर्ष में और कुछ चेंज जैसे होगा वो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही था, और जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग बहुत कुछ आपको मिल रहा है, तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यहाँ पेपर 5 और 6 चल रहा है आपका, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अभी आपके पास समय है तो आप इसे कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट में, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल से नए जुड़े आए हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी इस पर। इसमें इतना ही है। थैंक यू।